नमस्ते प्यारे बच्चों, यदि अगर आप भी उन एस्पिरेंट्स में आते हैं जिन्होंने 2021 में सीटेट क्वालिफाइड किया है या जो रिसेंटली अभी सीटेट का एग्ज़ाम हुआ है और आप उम्मीद कर रहे हैं कि आप इसे क्वालिफाई कर लेंगे, तो निश्चित रूप से आपके मन में ये प्रश्न होगा कि यदि अगर मैं सीटेट क्वालिफाइड कर लेता हूँ या कर लेती हूँ तो उसके बाद मेरे पास अगले क्या क्या ऑप्शन हैं टीचर बनने के लिए, क्या क्या स्कोप है और मेरी आगे की क्या रणनीति होनी चाहिए कि मैं एक अच्छी सी सरकारी नौकरी पा पाऊँ। तो आज के वीडियो में बच्चों मैं यही बताने वाली हूँ कि सीटेट को स्पेशली सीटेट को क्वालिफाई करने के बाद आपके पास क्या ऑप्शन खुल जाएंगे। परंतु उससे पहले यदि अगर आप चैनल पे नए हैं और पहली बार विजिट कर रहे हैं तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखिएगा और अगर कंटेंट अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा और लाइक और शेयर भी करिएगा जिनके लिए कि ये वीडियो हेल्पफुल होगी, स्पेशली जो कि टीचिंग लाइन में अपनी जॉब के लिए सोच रहे हैं। तो चलिए बच्चों, बढ़ाते अपनी वीडियो को आगे और जानते हैं कि सीटेट करने के बाद आपके पास कहाँ कहाँ ऑप्शन खुल जाएंगे। तो उससे पहले मैं ये थोड़ा सा बताना चाहूँगी कि सीटेट और टेट के लेके बच्चों का थोड़ा सा कन्फ्यूजन रहता है। टेट जो होता है ना, उन जगह पे अप्लाई होता है यदि अगर आपकी स्टेट में कोई भी जॉब वैकेंसीज आ रही हैं, ठीक है, आप किसी भी स्टेट में हैं, चाहे आप उत्तराखंड, हिमाचल, राजस्थान या किसी भी स्टेट में हैं, तो उस केस में आपका लग जाता है टेट। अगर मैं मुख्यतः बात करूँ सी टेट की, तो सी टेट की ज़रूरत कहाँ पड़ती है, किन जॉब्स में स्पेशली इसको मांगा जाता है। तो बच्चों, जैसा कि इसके नाम से ही पता चलता है, सी टेट, सी का मतलब होता है सेंट्रल टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट, ये तो सभी को पता है। अब ध्यान देने योग्य बात है यहाँ पे सेंट्रल, यानी कि सी टेट का ज़रूरत वहाँ पे पड़ेगी जो भी नौकरियाँ जॉब्स ओपनिंग आएगी जो कि सेंट्रल की होंगी, यानी कि डायरेक्ट जो केंद्र सरकार की जितनी भी नौकरियाँ आएंगी वहाँ पे हमें सीटेट की ज़रूरत पड़ेगी, इसीलिए ये सीटेट का एग्ज़ाम बनाया गया। अब वो ऑप्शन कौन कौन से हैं? वो ऑप्शन है हमारे पास, सबसे पहला आता है हमारे पास KVS, ठीक है, इसके बारे में, फिर आता है दूसरा NVS, तीसरा आता है DSSB और चौथा आता है AWES। KVS की बात करूं तो KVS है केंद्रीय विद्यालय, ठीक है। NVS की बात करूं तो ये है नवोदय विद्यालय और DSSB की बात करूं तो ये जो दिल्ली बोर्ड का होता है, सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर में आता है, ये भी एक एग्जाम होता है। लास्ट है AWES। AWES के बारे में शायद कम लोग जानते होंगे, ये है आर्मी वेलफेयर एजुकेशन का। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारे ऑप्शन आपके पास एज ए सीटेट क्वालिफाइड एस्पिरेंट के रूप में खुल जाते हैं। इन सारों को गवर्न करता है आपका पूरा सेंट्रल गवर्नमेंट, ठीक है, ये सारी सेंट्रल गवर्नमेंट की नौकरी मानी जाती है। यदि अगर आप इनके एग्जाम को पास कर लेते हैं तो आप सेंट्रल गवर्नमेंट के कर्मचारी बन जाते हैं, ठीक है, आपका अच्छा खासा वेतन होता है। तो इन तीनों को तो मुझे एक्सप्लेन करने की ज़रूरत नहीं है, परंतु यहाँ पे मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूँगी कि AWES बेसिकली क्या है। जिस प्रकार से KVS NVS के जो एग्ज़ाम होते हैं वो ऑल इंडिया लेवल पे होते हैं, पूरे भारतवर्ष में होते हैं, ठीक है, अलग अलग सेंटरों पे, उसी प्रकार से यदि अगर आप आर्मी स्कूल में एज ए टीचर अप्लाई करना चाहते हो, ठीक है, तो उनका भी जो प्रोसेस है ना वो बिल्कुल यहाँ से ही होके गुजरता है, ठीक है, AWES से, यानी कि इनके भी जो वैकेंसीज निकलती है वो ऑल इंडिया बेसिस पे निकलती है, हर साल निकलती है, और इनका भी जो टेस्ट का जो सिलेक्शन प्रोसेस होता है ना वो बिल्कुल मोरलेस सिमिलर होता है ये सारे एग्ज़ाम की तरह। अगर मैं बात करूँ वेतन की, तो वेतन भी मोरलेस उसी प्रकार से होता है जिस प्रकार से कि आपके KVS और NVS में होता है, ठीक है, तो वही सारी चीज़ें अप्लाई होती है AWES में। तो बच्चों, जैसा कि मैंने आपको बताया कि सीटेट को करने के बाद आपके पास ये सारे ऑप्शन आपके खुल जाते हैं। अगर मैं आज की वीडियो की बात करूँ तो आज मैं केवल आपको बताऊँगी कि KVS के लिए कैसे अप्लाई किया जाता है, ठीक है। तो KVS के क्या क्या ऑप्शंस हैं, क्या उसके सब्जेक्ट है, कितनी परसेंटेज मार्क्स होनी चाहिए, कैसा एग्ज़ाम का पैटर्न आता है, वो सारा मैं आज इस वीडियो में बनाऊंगी। अगले वीडियो में मैं डिस्कस करूंगी कि अगर आप नवोदय विद्यालय के लिए ट्राई कर रहे हैं तो किस तरीके से आपको तैयारी करनी है। तो आप वीडियो को और चैनल को पूरा सब्सक्राइब करके जाइएगा और नोटिफिकेशन बेल को भी ज़रूर दबाइएगा ताकि जब मैं अगला वीडियो जो भी इनको 1 बाय 1 बनाऊँ वो आप तक पहुँच पाए। तो चलिए बच्चों, आज केवल जान लेते हैं कि सीटेट के बाद
केवीएस में चाहे आप टीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीआरटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं या पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं, तो क्या क्या आपके पास होना चाहिए। हालांकि पीजीटी वालों के लिए सीटेट करने का ज़रूरत नहीं है, परंतु मैं उसको भी पूरा अच्छे से इस वीडियो में एक्सप्लेन कर देती हूँ। तो चलिए बच्चों, 1 बाय 1 डिस्कस कर लेते हैं टीजीटी, पीआरटी एंड पीजीटी फॉर द केवीएस आफ्टर सीटेट क्वालिफिकेशन। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं बच्चों, ये भी अगर आप केवीएस की जॉब में टीजीटी के लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होना चाहिए, ठीक है। तो ये क्वालिफिकेशन मैंने बेसिक लिख दिया है। जैसा कि आपको पता ही है, ग्रेजुएशन आपका होना चाहिए विथ 50% मार्क्स। आपके पास कोई भी टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, जैसे कि चाहे बीएड या उसके समकक्ष इक्विवेलेंट जो भी आपकी डिग्री या डिप्लोमा टीचिंग से रिलेटेड हो, वो आपके पास ज़रूर होना चाहिए। पास पेपर सीटेट, यानी कि सीटेट पूरी तरीके से आपका क्वालिफाइड होना चाहिए। दूसरा आता है कि आपकी प्रोफिशिएंसी होनी चाहिए। तो प्रोफिशिएंसी किस में होनी चाहिए, कम से कम 2 ऐसी भाषाएं, हिंदी और इंग्लिश, ये दोनों भाषा में आपकी निश्चित रूप से निपुणता होनी चाहिए। तो ये बेसिक क्वालिफिकेशन मांगी जाती है। अगर मैं बात करूँ एज की, तो किस एज के वर्ग तक आप इसमें अप्लाई कर सकते हैं, वो है 35 ईयर्स ऑफ एज, यानी कि अगर आप 35 साल तक की उम्र के हैं तो आप केवीएस के टीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि इसका जो बेसिक एग्ज़ाम पैटर्न आता है वो किस तरीके से आता है। तो अगर मैं टोटल मार्किंग की बात करूँ तो इसका जो बेसिकली होता है वो होता है रिटन टेस्ट और फिर होता है प्लस इंटरव्यू। तो रिटन टेस्ट की बात करूँ तो वो आता है आपका 150 नंबर का, यानी कि 150 मार्क्स का। अब वो 150 मार्क्स किस तरीके से डिवाइड होते हैं, वो होता है, पेपर तो एक ही होगा, परंतु उसमें जो डिवीजन होगा वो होगा पार्ट 1 और पार्ट 2। पार्ट 1 की अगर मैं बात करूं तो ये मैंने यहाँ पे लिख दिया है कि सब्जेक्ट कौन कौन से होंगे और ये लिखा है मैंने मार्क्स। तो सब्जेक्ट की अगर मैं बात करूं पार्ट 1 में, तो सबसे पहले आएगा आपका जनरल इंग्लिश। जैसा कि उनकी बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपको इंग्लिश और हिंदी 2 ऐसी भाषाएं हैं जो आनी ही आनी चाहिए, ठीक है। इसके अलावा अन्य अगर आपकी किसी भाषा पे निपुणता है तो वो सोने पे सुहागा है, परंतु ये 2 भाषा उनकी मैंडेटरी और कंपलसरी रिक्वायरमेंट है, ठीक है। तो जनरल इंग्लिश जो कि होगा आपका 10 नंबर का, जनरल हिंदी जो कि होगी आपकी 10 नंबर की। और बात कर लेते हैं पार्ट 2 की, ठीक है। पेपर में पार्ट 2 की ये होगी जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स। जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स जो आएगा वो 40 नंबर का आएगा। तो इसमें बेसिकली जनरल नॉलेज और करंट अफेयर्स मुझे आपको बताने की ज़रूरत नहीं है। जो भी करंट में जो भी स्थिति वर्तमान में देश विदेश में सब रूप से हो रहा है, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से, पॉलिटिकल रूप से और इंफॉर्मेशन साइंस एंड टेक्नोलॉजी, उससे रिलेटेड क्वेश्चंस इसमें आते हैं। अगर इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज की बात करूँ तो जो भी इंग्लिश हिंदी लैंग्वेज होती है, जैसे कि आपकी ग्रामर होगी, वोकैबुलरी होगी, उससे संबंधित आपके इसमें क्वेश्चंस आएंगे। नेक्स्ट आता है रीजनिंग एबिलिटी। रीजनिंग एबिलिटी यानी कि तर्क शक्ति वाले जो भी क्वेश्चंस होते हैं, जहाँ पे आपने तर्क बुद्धि का इस्तेमाल करते हैं, उस प्रकार के क्वेश्चन इसमें आएंगे। ये भी आता है आपका 40 नंबर का। नेक्स्ट आता है कंप्यूटर लिटरेसी। तो कंप्यूटर लिटरेसी इसलिए कंपलसरी हो गया है कि जैसा कि आप लोगों को पता ही है कि अब सारी जो एजुकेशन है वो धीरे धीरे डिजिटलाइज होती जा रही है। आप देख रहे होंगे पहले टीचर्स ब्लैक बोर्ड में पढ़ाते थे इस तरीके, लेकिन अब जो हो गया वो स्मार्ट बोर्ड हो गया। तो स्मार्ट बोर्ड को ऑपरेट करने के लिए निश्चित रूप से जो टीचर की जो कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी है वो भी देखी जाती है। तो हालांकि ये होता केवल 10 नंबर का है, परंतु होना ज़रूर चाहिए, ठीक है। लास्ट आता है पेडागोलॉजी। पेडागोलॉजी जैसे कि ये हमेशा से ही बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट रहा है कोई भी टीचिंग एग्ज़ाम का, चाहे आप सीटेट ले लीजिए, टैट ले लीजिए या कोई भी अन्य एग्ज़ाम जहाँ पे ये टीचर की टीचिंग एबिलिटी को टेस्ट किया जाता है। ये देखा जाता है कि क्या वो बच्चे की प्रॉपरली साइक को समझ पाते हैं या नहीं है। तो इसमें पूरी पेडागोलॉजी आती है, वो आती है 40 मार्क्स की। तो अगर मैं इन सबका टोटल करूँ तो 40 40 40 4 और 4 8, टोटल मिला के पूरा हो गया आपका 150 नंबर का। तो इस प्रकार से ये आपका टीजीटी का जो क्वेश्चन पेपर का मॉडल सैंपल पेपर है 2022 का, इस तरीके से केवीएस में आता है, ठीक है। तो इसी के आधार पे आप अपनी तैयारी कर सकते हैं। अब बात कर लेते हैं कि अगर आप केवीएस में एज ए पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपके पास क्या होना चाहिए। तो बेसिक क्वालिफिकेशन ये तो मैंने आपको पहले ही बता दी है कि ग्रेजुएशन होना चाहिए विथ 50% मार्क्स, आपके पास टीचिंग सर्टिफिकेट होना चाहिए, सीटेट क्वालिफाई होना चाहिए। हाँ, यहाँ पे थोड़ा आ जाता है एज का डिफरेंस। टीजीटी के लिए जहाँ पे 35 ईयर्स एज तक आप ट्राई कर सकते हो,
परंतु अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो आपकी जो एज लिमिट है वो हो गई है 30। तो केवल ये डिफरेंस यहाँ पे आया है कि एज जो हो जाएगी वो 30 हो जाएगी। अगर मैं बात करूँ सब्जेक्ट्स की, तो सब्जेक्ट अगेन यहाँ पे भी सेम है। पेपर जो होगा वो 150 नंबर का होगा। यहाँ पे भी पेपर पार्ट 1 और पार्ट 2 के रूप में होगा। ज़्यादा डिफरेंस नहीं आया, केवल छोटा सा डिफरेंस है, वो मैं आपको बता दूंगी। सबसे पहले बात कर लेते हैं सब्जेक्ट क्या आएगा। जनरल इंग्लिश एंड जनरल हिंदी। तो ये 10-10 नंबर की आएगी, क्योंकि केंद्रीय विद्यालय की जो बेसिक रिक्वायरमेंट है कि आपकी प्रोफिशिएंसी इन दोनों लैंग्वेज में होनी चाहिए। फिर आता है जनरल नॉलेज एंड करंट अफेयर्स, ये आएगा 10 नंबर का। रीजनिंग आएगी आपकी 10 नंबर की। कंप्यूटर लिटरेसी आएगी 10 नंबर की। और यहाँ पे जो पेडागोलॉजी है वो आ जाएगी आपकी 20 नंबर की। तो ये डिफरेंस है अगर आप पीआरटी टीचर के लिए अप्लाई कर रहे हैं। सबसे बड़ा डिफरेंस आ जाएगा यहाँ पे जो लास्ट ये जो ऑप्शन दिया है आपको पेपर का कि कौन सा सब्जेक्ट आएगा, वो आएगा आपका सब्जेक्ट कंसर्न। यानी कि जिस भी सब्जेक्ट के लिए आप अप्लाई कर रहे हैं उसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट का पेपर आपके पास आएगा और वो आएगा टोटल 80 मार्क्स का। तो ये सबसे ज़्यादा आपका स्कोरिंग सब्जेक्ट होगा, ठीक है। तो अगर आप इन सबको टोटल कर सकते हैं, देखो 80, 20, 100, 10, 10, 10, 10 एंड देन टोटल हो गया आपका 150 मार्क्स। तो इस तरीके से ये भी हो गया आपकी पीआरटी केवीएस की तैयारी, ठीक है। अब बात कर लेते हैं बच्चों कि यदि अगर आपने पीजीटी के लिए अप्लाई करना है केवीएस में, तो उसके लिए आपके पास क्या क्या होने चाहिए। तो सिलेबस तो मोरलेस सेम ही होता है जो आपके पास टीजीटी पीजीटी पीआरटी में होता है, परंतु यहाँ पे जो सबसे बड़ा डिफरेंस आता है वो आता है ये वाली पर्सनल इन्फॉर्मेशन में, पर्सनल रिक्वायरमेंट में। जैसा कि आपका हो गया कि क्या इसमें सीटेट की ज़रूरत पड़ती है, तो आंसर है नहीं। पीजीटी के लिए केवीएस में सीटेट की ज़रूरत नहीं पड़ती। इसके अलावा भी अन्य चीज़ें हैं, तो डिस्कस कर लेते हैं 1 बाय 1। सबसे पहली चीज़ जो यहाँ पे चाहिए वो है मास्टर डिग्री। आपके पास मास्टर डिग्री होनी चाहिए किसी भी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी से। कितने प्रतिशत अंकों के साथ? कम से कम आपके पास 50% अंक होने ही चाहिए। दूसरी चीज़, आपका बीएड पूरा होना चाहिए, या बीएड नहीं है तो उसके जो समकक्ष जो भी इक्विवेलेंट डिग्री जो उसके बराबर की डिग्री है वो आपके पास होनी चाहिए एज ए टीचिंग सर्टिफिकेट में। तीसरी चीज़ आ जाती है हिंदी और इंग्लिश प्रोफिशिएंसी। मतलब कि हिंदी और जो अंग्रेजी भाषा है उसमें आपकी पकड़ बहुत अच्छी होनी चाहिए। लिखित रूप में से भी, रीडिंग, राइटिंग और स्पीकिंग तीनों रूप में आपकी स्किल्स इसमें होनी चाहिए। अगली चीज़ आता है कि सीटेट। तो सीटेट बिल्कुल ही इसमें नहीं होता है, सीटेट का कोई भी एग्ज़ाम इसमें नहीं होता है। सबसे लास्ट आ जाता है इम्पॉर्टेंट चीज़, वो है एज, कि किस उम्र तक आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर सकते हैं केवीएस में। तो वो है कम से कम 40 साल तक आप आराम से 40 एट द एज ऑफ 40 तक आप केवीएस के अगर आप पीजीटी के लिए अप्लाई कर रहे हैं तो कर सकते हैं, ठीक है। तो ये बहुत अच्छी बात है कि 40 साल तक की उम्र में भी आप इजीली अप्लाई कर सकते हैं और आपको 40 साल की उम्र में भी एक गवर्नमेंट अच्छी खासी जॉब मिल जाएगी, सेंट्रल गवर्नमेंट की। तो बच्चों बस यही थी जानकारी केवीएस के बारे में आज के मेरे इस वीडियो में, जो कि मैंने सीटेट के अंडर में बताई कि सीटेट करने के बाद आपको क्या क्या ऑप्शन है। मैं दोबारा रिपीट कर रही हूँ, आज मैंने केवल केवीएस का बताया है। अगले वीडियो में मेरा आएगा एनवीएस का, यानी कि नवोदय विद्यालय के लिए आपको क्या करना चाहिए। तो आप सब चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, नोटिफिकेशन बेल को ज़रूर दबाइएगा, ताकि जब भी मैं वीडियो बनाऊँ, बहुत जल्दी बनाऊँगी, तो आपको वो मिल पाए। तो इसको मैं बनाने वाली हूँ पार्ट 1, 2, 3 और 4 के फॉर्म में। तो बच्चों बस आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करती हूँ आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर ज़रूर करिएगा उन सारे एस्पिरेंट के साथ जो कि 2022 में सरकारी नौकरी का सपना देख रहे हैं। तो बच्चों बस वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका। मिलेंगे मेरे कुछ नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए आप घर पे रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए, क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी तो आगे बढ़ेगा इंडिया। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद। सत्यमेव जयते। धन्यवाद।